अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें इनपुट और आउटपुट का पता होना चाहिए। इनपुट ऐसी कोई भी चीज़ जो कि कंप्यूटर को हम देते हैं वो इनपुट कंसीडर होती है, और ऐसी कोई भी चीज़ जो कि कंप्यूटर हमें दे या कंप्यूटर के जो रिज़ल्ट होते हैं वो आउटपुट कंसीडर होती है। ठीक है, अब इनपुट हम डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करते हुए कंप्यूटर को देते हैं, लाइक अ माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, एटसेट्रा। इस तरह आउटपुट भी कंप्यूटर हमें डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करते हुए शो करवाता है, जिस तरह स्पीकर से वॉइस की मतलब शो करवाता है। ठीक है, आउटपुट वॉइस की सूरत में, और मॉनिटर पे वो अपनी सारी सॉफ्ट कॉपी के आउटपुट में अपना रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, तो सेम इसी तरह अगर हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो सी प्रोग्रामिंग में हमने कोई प्रोग्राम लिखने हैं, कोई प्रोग्राम में कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जिनमें हमने वैल्यूज़ वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, या कोई मतलब टेक्स्ट या कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हमें कुछ आउटपुट फंक्शंस यूज़ करना पड़ते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह जब आप एटीएम मशीन पे जाते हो तो सबसे पहले वो आपको कहता है कि इंटर योर पिन कोड या इंटर योर पासवर्ड एटसेट्रा। इस तरह के जितनी भी मैसेजेस हैं वो जो एटीएम में वो भी कोई किसी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग हुई पड़ी है। ठीक है, तो वो प्रोग्रामिंग में उन्होंने कोई प्रिंट एफ फंक्शन से रिलेटेड कोई फंक्शन होगा, सेम इस तरह मतलब आउटपुट का कोई फंक्शन उन्होंने यूज़ करते हुए वो वहाँ पे एटीएम में जो प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे उन्होंने प्रिंटिंग करवाई होगी। सेम इसी तरह हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो इसमें अगर आपने स्क्रीन पे कोई वेरिएबल्स की वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है या आपने कोई मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है तो आप प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करते हैं। तो प्रिंट एफ प्रोनाउंस्ड एज प्रिंट एफ। तो ये आपका एक आउटपुट फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आपकी स्क्रीन पर टेक्स्ट और वेरिएबल्स की वैल्यूज़ वगैरह प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब ये आपका बिल्ट इन फंक्शन है, यानी बिल्ट इन से मुराद है कि ये लैंग्वेज के साथ रेडीमेड ही प्रोग्राम है, यानी लैंग्वेज के साथ ही आता है। सी लैंग्वेज का ये अपना फंक्शन है। अब आप यूज़र को इसके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डेनिस रिची ने इसको लैंग्वेज के साथ ही डेवलप किया हुआ है। ठीक है, तो जस्ट हमें बिल्ट इन फंक्शन के लिए लाइब्रेरी फाइल्स शामिल करना पड़ती जो कि हम studio.h लिखते ही लिखते हैं। वो इसकी सारी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, उनमें ये काम किस तरह करता है हमें कोई कर्ड्स नहीं होती, वो सारा उसमें लिखा होता है। ठीक है, तो प्रिंट एफ फंक्शन अगेन लिसन आपका एक आउटपुट फंक्शन है जो कि स्क्रीन पर आपका टेक्स्ट और वेरिएबल्स की वैल्यूज प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आपके पास इसका अगर हमने कोई भी स्क्रीन पे कोई चीज़ प्रिंट करवानी है या मतलब कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है किसी वेरिएबल्स की, तो हमें इसके सिंटैक्स के मुताबिक हमें इसमें स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती है जिनको हमने प्रिंट करवाना होता है। तो ठीक है, सिंटैक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द सेट ऑफ रूल्स दैट आर यूज्ड टू राइट अ प्रोग्राम इन एनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज लैंग्वेज ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर वो सी के मतलब के मुताबिक रूल्स होंगे सी प्रोग्राम लिखने के लिए, तो सी के मतलब सी लैंग्वेज का सिंटैक्स होंगे। सेम इसी तरह जब आपको मतलब कहा जाता है कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस लिखो, तो आप उसमें अगर सेकंड फॉर्म यूज़ करते हो तब वो आपका सेंटेंस एक अच्छा कंसीडर किया जाता है, यानी करेक्ट कंसीडर किया जाता है। अगर आप कोई फॉर्म और लगा देते हो, आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ कर देते हो, तो वो गलत हो जाता है। सेम इसी तरह अगर आप सिंटैक्स के मुताबिक अपना जो प्रोग्राम है उसको नहीं लिखते तो आपका जो एरर्स आ जाती हैं। ठीक है, कंपाइलर एरर्स दे देता। अभी हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसके सिंटैक्स को समझते। इसके सिंटैक्स में दो चीज़ें हैं। एक तो आपने प्रिंट एफ मतलब कोई फंक्शन कोई भी मतलब चीज़ प्रिंट करवानी तो प्रिंट एफ तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो दो ब्रैकेट्स हैं यहाँ से स्टार्ट हो रही ये ब्रेसिस या सॉरी ब्रेसिस तो नहीं, पेरेंथेसिस इसको कहते हैं। ये मतलब यहाँ से छोटी ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और छोटी ब्रैकेट यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ये भी हर एक स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर तो हर स्टेटमेंट पे आए हैंगे, क्योंकि ये आपकी स्टेटमेंट को एंड मतलब एंडिंग पॉइंट उसका इंडिकेट कर रही होती है। तो कंपाइलर इससे समझता है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट एंड होगी। अगर आप ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर किसी स्टेटमेंट के एंड पे नहीं लगाते तो कंपाइलर एरर जनरेट कर देता है। ठीक है, तो ये लास्ट में लगाने पड़ते हैं हमें, सेमीकोलन जिसको कहते हैं। ठीक है, अब जो प्रिंट एफ फंक्शन है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला पोर्शन है, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है या कंट्रोल स्ट्रिंग है, और कोमा लगा के दूसरा जो हिस्सा हमारे पास आता है कंट्रोल स्ट्रिंग। जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है सॉरी कंट्रोल स्ट्रिंग, ये वाला जो हिस्सा है ये आपके पास है आर्ग्यूमेंट लिस्ट है। ये दूसरा हिस्सा ये आपके पास है आर्ग्यूमेंट लिस्ट है। पहला हिस्सा आपके पास आएगा फॉर्मेट स्ट्रिंग या कंट्रोल स्ट्रिंग,
और दूसरा हिस्सा आपके पास है आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ठीक है, इसमें आप कोई भी प्रिंट कोई भी चीज़ करवानी हो, मैसेज अगर आपने प्रिंट करवाना है या कोई मतलब और चीज़ प्रिंट करवानी है, या वेरिएबल यहाँ पे आप फॉर्मेट स्पेसिफायर और स्कैप सीक्वेंस और कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं जो कि आपने स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, वो आप चीज़ इसमें लिखते हो डबल कोटेशन में, और डबल कोमा लगा के मतलब इसको सेपरेट करते हैं। ये आर्ग्यूमेंट लिस्ट में आ जाते हैं। जिन वेरिएबल्स की आपने वैल्यूज प्रिंट करवानी होती है वो यहाँ पे लिखते हैं इस पोर्शन में। इसमें सिर्फ अपना सिंटैक्स या फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखते हैं, और इसमें आप वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं वो लिखते हैं। वैल्यूज नहीं, वेरिएबल्स के नेम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब देखो हमने कोई भी चीज़ स्क्रीन पे प्रिंट करवानी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अपना सिंटैक्स यानी मैं अपना कोई भी सेंटेंस या हेलो वर्ड या अपना नेम प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो वो एक सिंपल टेक्स्ट है, तो इसको मैं यहाँ पे डबल कोटेशन में लिख दूंगा, तो मुझे ये वाला हिस्सा लिखने की अब ज़रूरत नहीं। तो ये मैं कोमा हटा के ये वाला पोर्शन, ये दोनों चीज़ें मैं उठा के यहाँ पे ले आऊँगा, तो मुझे क्योंकि मैंने सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट करवाना चाहता, तो मुझे ये आर्ग्यूमेंट लिस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं वेरिएबल किसी की वैल्यू प्रिंट करवाना ही नहीं चाहता, तो मुझे ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं। तो मेरा जो जो नया सिंटैक्स होगा वो इस तरह बन जाएगा। अगर मैंने अपना नेम प्रिंट करवाना तो सबसे पहले मैं लिखूँगा प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ लिखने के बाद मैं लगाऊंगा ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट के बाद मैं लगाऊंगा डबल कोटेशन, तो इसमें मैं अपना नाम लिख दूंगा। ठीक है, और इसमें मैं अपना नाम एंटर कर दूंगा और डबल कोटेशन को करूंगा क्लोज, और यहाँ पे लगा दूंगा ब्रैकेट दोबारा, और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, तो इस तरह मेरा पास ये सिंटैक्स है सिंपल, अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है उसके लिए। ठीक है, अगर आप मतलब वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो तो आपको फिर दूसरा भी लिखना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट लिस्ट वाला पोर्शन भी। ठीक है, तो यहाँ पे सेमीकोलन आएंगे। ठीक है, इस तरह। तो ये देखो मैंने प्रिंट एफ लिखा और ब्रैकेट स्टार्ट की, ब्रैकेट को क्लोज किया और डबल कोटेशन में अपना नेम लिख दिया, तो ये स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कंपाइलर पे करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको, मेरे पास डेव इंस्टॉल हुआ पड़ा सी का कंपाइलर, तो आपका आईडी आपकी बुक पे कोड ब्लॉक्स दिया हुआ है, इसमें भी हमने कुछ लेक्चर्स मैंने उस पर बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अब आज मेरे पास डेव इंस्टॉल है, तो इसको इस पे प्रोग्राम लिखते हैं सी का। तो आपने यहाँ पे मतलब ओके यस करके यहाँ पे आना फाइल पे आके यहाँ पे आना है आपने न्यू पे आके यहाँ पे आना है आपने प्रोजेक्ट पे आके यहाँ पे, अगर आपका सी प्रोजेक्ट आपका है तो सी पर, अगर सी प्लस प्लस का तो सी प्लस प्लस, हमारा सी का तो सी को मैंने यहाँ पे चूज़ किया और यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन पे करके, और यहाँ पे आपने कोई प्रोजेक्ट का नेम दे देना है। ठीक है, मैं प्रोजेक्ट का नेम दे देता हूँ प्रोजेक्ट 12। ठीक है, ये दे देते हैं, यहाँ पे आपका वो ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आके आपने क्या करना है, आपकी जो बुक पे वॉइड मेन का है, लेकिन ये डेव का जो आईडी ये उसको इंट मेन से कर रहा है, क्योंकि वो इंटीजर रिटर्न 0 पीछे कर रहा है। तो ये आगे आप फंक्शन में पढ़ेंगे रिटर्न क्या चीज़ है और इंट क्यों लिखते हैं यहाँ पे एटसेट्रा, इसको आपने ज़हन में नहीं रखना। ठीक है, तो आपने वो जस्ट हमने वो, अगर अब मैंने अपना नेम प्रिंट कराना तो सबसे पहले मुझे प्रिंट और एफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, एफ लिख के मैं ये ब्रैकेट्स लगाता हूँ। ठीक है, और ये डबल कोटेशन में अपना नेम टाइप कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपना नेम टाइप कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको, यहाँ से आके इसको करता हूँ कंपाइल। इसको कंपाइल का भी नेम मांग रहा है, मैं इसको 45 आर्जी तौर पर दे देता हूँ कोई भी। ठीक है, और यहाँ से आप इसको रन करेंगे तो देखो खाली इसने शो करवा दिया। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है ये जस्ट आपका प्रिंट करवाने के लिए है सिंपल टेक्स्ट। मैं यहाँ पे हेलो वर्ड आपकी बुक पे दिया हुआ है, वो हम कर लेते हैं प्रोग्राम हेलो वर्ड। ठीक है, अब इसको मतलब स्क्रीन पे शुरू दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो हेलो वर्ड आ गया। तो इस तरह कोई भी आप टेक्स्ट इसमें लिखेंगे डबल कोटेशन में कोई भी चीज़, तो वो एज इट प्रिंट हो जाएगी एक्सेप्ट आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर और स्कैप सीक्वेंस के। ठीक है, अब आइए बुक की तरफ एक नज़र मारते हैं। तो ये जो प्रोग्राम मैंने अभी आपको करके दिखा दिया। ठीक है, ये सिंपल जो आपका वो आपने टेक्स्ट प्रिंट करवाना है तो दूसरा पोर्शन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, यू हैव टू जस्ट राइट
दिस पोर्शन इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहते तो आपको ये पोर्शन लिखना पड़ता है, ये पोर्शन लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, तो अब आगे वो क्या चीज़ है, आगे आ जाती है आपकी फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, आगे आपकी चीज़ आ जाती है फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका कह लो कि एक फॉर्मेट स्पेसिफायर आपकी जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं वो कैसे प्रिंट होगी, किस फॉर्मेट में प्रिंट होगी, कैसे इनपुट होंगी, वो सारी जिम्मेदारी वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ की प्रिंट करवाने की जिम्मेदारी वो फॉर्मेट स्पेसिफायर की होती है। ठीक है, ये प्रिंट एफ में यूज़ होते हुए आपकी वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रिंट एफ में यहाँ पे एज का वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, उसको वैल्यू यहाँ पे 35 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ देखो एज का वेरिएबल डिक्लेयर, उसको 35 वैल्यू दी हुई, तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं एज को, तो एज की जगह पे 35 को प्रिंट होना चाहिए, लेकिन ये एज खुद प्रिंट हो जाएगा। अभी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो उन्होंने मतलब एक एज वाला वेरिएबल लिया हुआ है इंटीजर टाइप का, इंट एज, और उसको वैल्यू उन्होंने दे दी है 35। ठीक है, 35 वैल्यू दे दी और यहाँ पे उन्होंने इसको प्रिंट करवाया हुआ है। ठीक है, एज इसमें लिख दिया, लेकिन यहाँ पे एज की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, एज वैसे का वैसे ही प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि डबल कोटेशन में जो भी चीज़ लिखो वो वैसे की वैसे ही प्रिंट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको कंपाइल करते हैं तो एज वैसे का वैसे प्रिंट होगा, इसकी जगह पे वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आपकी वैल्यू को स्पेसिफाई करते हैं कि वह कैसे प्रिंट होंगी। ठीक है, अब डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। ठीक है, अगर आपका इंटीजर डाटा टाइप है वेरिएबल, तो उसके लिए आपके पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा वो %d या %i है। इस तरह फ्लोट है तो फ्लोट डाटा टाइप का अगर कोई वेरिएबल होगा तो उसको आपने प्रिंट करवाने के लिए आपको जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा वो %f है। उसके बाद करैक्टर टाइप डाटा टाइप का अगर कोई आपके पास वेरिएबल है तो उसको प्रिंट करवाने के लिए आपको जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा वो %c है। इस तरह सेकेंड ईयर में तो डबल भी है, डबल के लिए %f ही आता है, उसके बाद स्ट्रिंग के लिए %s आता है, वो उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर। लेकिन ये 10th क्लास में ये तीन ही डाटा टाइप बताई हुई, तीन ही फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। इंटीजर के लिए %d, फ्लोट के लिए %f, करैक्टर टाइप के लिए %c। यानी आपके पास अगर इन डाटा टाइप से रिलेटेड वेरिएबल हैं तो उस डाटा टाइप का ही आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा। ठीक है, वैल्यूज आपकी प्रिंट ही नहीं होगी। ठीक है, अब फ्लोट है तो फ्लोट के लिए %f है। ठीक है, इस तरह अब देखो उस एज को हमने प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब एज को प्रिंट करवाना पहले हमने प्रिंट करवाया लेकिन नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे कि ये देखो इसी सिंटैक्स को हम देखेंगे, ये सिंटैक्स को यहाँ पे देखो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख देंगे। ठीक है, %d, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर हम इसमें लिखते हैं ये पोर्शन में डबल कोटेशन में, और यहाँ पे हम एज का जो होगा वो क्या एज जो वेरिएबल होगा उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जिस वेरिएबल की वैल्यू हमने प्रिंट करवानी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि % यहाँ पे लिख देता हूँ d, क्योंकि उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर ये है, या आई भी लिख सकता हूँ, ये मैं कोमा लगा के यहाँ पे आगे एज लिख दूंगा। ठीक है, इस तरह मैं लिखूंगा तो ये जो एज में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब अभी इसको हम करके देखते हैं। तो इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ कि इसको करता हूँ रिमूव, और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर इसका डालता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये एज की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट करवा देगा एज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एज में जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो ये %d क्या करेगा, अपनी जगह पे प्रिंट करवा देगा। ठीक है, अब इसको करते हैं हम कंपाइल, इसको किया कंपाइल और इसको करते हैं रन। अब इसको रन किया तो देखो 35 वैल्यू आ गई है। ठीक है, यहाँ पे आप इस पोर्शन पे मैंने आपको बताया था आप कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देते हैं द वैल्यू ऑफ, या इस तरह कोई भी लिख सकते हो, द वैल्यू ऑफ एज, इस तरह कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, टेक्स्ट एज इट प्रिंट हो जाएगा, और इस %d की जगह पे आपकी जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, एज की जो वैल्यू होगी वो %d अपनी जगह पे प्रिंट करवा देगा। अभी इसको हम कंपाइल करके फिर रन करके देखते हैं। ठीक है,
जैसे ही मैंने रन किया तो देखो द वैल्यू ऑफ एज इज 35, यानी परसेंटेज डी की जगह पे 35 जो एज में जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो प्रिंट होगी। ठीक है, अब बुक की तरफ एक नज़र मारते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो उन्होंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है कि फ्लोट में उन्होंने एक फ्लोट वाला डाटा टाइप वाला उन्होंने वेरिएबल हाइट लिया हुआ है। ठीक है, उसको उन्होंने वैल्यू 5.8 दे दी और एक एज वाला वेरिएबल लिया हुआ है, उसको वैल्यू उन्होंने वैल्यू जो है उसको 35 दे दी है। ठीक है, अब दोनों वैल्यू को उन्होंने प्रिंट करवाया हुआ, माई एज इज परसेंटेज डी एंड माई हाइट इज परसेंटेज एफ। ठीक है, अब एज की जो वैल्यू प्रिंट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इस परसेंटेज डी की है। ठीक है, अब देखो इसके आउटपुट नीचे देखो, माई एज इज वैसे का वैसे प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये टेक्स्ट एज ए प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, माई एज इज देखो वैसे का वैसे प्रिंट हुआ। अब इस परसेंटेज डी की जगह पे जो एज वाले वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी हुई थी, एज वाले वेरिएबल में 35 पड़ा हुआ था, तो इस परसेंटेज डी की जगह पे नीचे देखो 35 प्रिंट हो गया। ठीक है, एंड माई हाइट वैसे का वैसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस वैसे का वैसे, और परसेंटेज एफ की जगह पे हाइट वाले वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अभी इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया हुआ है कि हाइट वाली एज का एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और एक फ्लोट का जो वो वेरिएबल ले लिया, हाइट का फ्लोट डाटा टाइप का एक जो वेरिएबल डिक्लेयर किया उसका नाम उन्होंने रख दिया हाइट। ठीक है, तो इसको उन्होंने वैल्यू दे दी है कितनी, वैल्यू दोबारा से चेक कर लेते, लेकिन आर्जी तौर पे कोई भी आप चलो यही हम कर लेते, 5.8 दी हुई है। ठीक है, 5.8। ठीक है, ये वैल्यू दे दी है। ठीक है, अब इसको उन्होंने वैल्यू प्रिंट करवाना है। उन्होंने लिखा हुआ है कि नीचे उन्होंने देखो लिखा हुआ है कि माई एज इज, ठीक है, और एंड लिखा हुआ आगे माई हाइट इस। ठीक है, और इसकी आगे यहाँ पे लिख दिया है परसेंटेज एफ। ठीक है, और यहाँ पे अब देखो जितने वेरिएबल्स होंगे उतने ही आप उन वेरिएबल्स को आपको कोमे से सेपरेट करना पड़ेगा और इतने ही इधर फार्मर से सिवाय लिखने पड़ेंगे जितने आप वेरिएबल्स उधर दूसरी साइड पे लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हाइट वाला वेरिएबल था तो मैंने यहाँ पे हाइट लिख दिया। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ कंपाइल और इसको करते हैं अब रन। तो देखो माई एज इज 35 एंड माई हाइट इज 5.800। अब देखो हमने पढ़ा था कि डाटा टाइप जो फ्लोट है वो इशारिये के बाद 6 जो डिजिट्स आते हैं उनको हैंडल करती है। अगर आप चाहते हो कि मेरा इशारिये के बाद एक हिस्सा आए या 2 हिस्से आए तो आप उसको कवर करने के लिए आप क्या करते हो कि ये जो परसेंटेज एफ है इसको कहते हैं फील्ड विड्थ। आपको जस्ट ये आपके बताती कि आप कितने मतलब डिजिट्स में अपने आउटपुट दिखाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे हम करेंगे इशारिये के बाद कितने डिजिट, तो यहाँ पे आपने पॉइंट डालना है। ठीक है, और अगर आप इशारिये के बाद 2 चाहते हो तो 2 डाल दो, अगर 1 चाहते हो तो 1 डाल दो। तो मैं डाल देता हूँ 1 ही हिस्सा। ठीक है, तो अब इसको जैसे ही हम कंपाइल करते हैं और कंपाइल करके इसको करेंगे रन, तो देखो उसने 1 हिस्सा इशारे के बाद दिखा दिया। पहले 0 काफ़ी उसने 5 और 1 ये 6 मतलब इशारे के बाद थे, अब सिर्फ 1 ही आ रहा है। ठीक है, अब देखो माई एज है जो माई एज इज ऐसे का ऐसे प्रिंट हो गया। ठीक है, अब परसेंटेज डी की जगह पे जो एज में वैल्यू पड़ी हुई थी 35 वो प्रिंट हो गई, और एंड माई हाइट इज वैसे का वैसे प्रिंट हो गया। ठीक है, और परसेंटेज एफ की जगह पे ये जो हाइट में वैल्यू पड़ी हुई थी वो प्रिंट होगी। ठीक है, अब आइए बुक की तरफ एक नज़र डालते हैं। अब आगे वो क्या कह रहा है, तो ये वाली वही चीज़ थी जो मैंने अभी आपको बताई है, ये जो सरगर्मी। ठीक है, अब उसके बाद है एक और बात याद रखिएगा कि आप प्रिंट एफ फंक्शंस में क्या काम करते हैं कि कोई एक्सप्रेशंस का रिजल्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, लाइक मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट ए, उसको वैल्यू दे देता हूँ 10, और दूसरा वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ इंट ए, उसको वैल्यू दे देता हूँ 10, और दूसरा मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट बी, उसको वैल्यू दे देता हूँ मैं 20। अब मैं चाहता हूँ कि एक ही स्टेटमेंट में
कि पहले ये दोनों ऐड हों और बाद में जो इनका रिजल्ट बने वो स्क्रीन पे प्रिंट हो। तो मैं जस्ट क्या करूँगा, क्योंकि दोनों इंटीजर टाइप के हैं तो मुझे फॉर्मेट स्पेसिफिक परसेंटेज डी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ए और मेरे पास बी वेरिएबल, तो मैं इन दोनों का एडिशन चाहता हूँ, ठीक है, उसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी, तो ये पहले ए प्लस बी होगा। अब जो भी आंसर आएगा उसको ये प्रिंट करवा देगा। अभी हम इसको करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं उसको ए, उसको वैल्यू देते हैं 10, और दूसरा वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ इंट बी, उसको वैल्यू दे देते हैं 20, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डबल कोटेशन में यहाँ पे डालता हूँ और यहाँ पे परसेंटेज डी, क्योंकि ये जो आंसर आएगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू, दोनों इंटीजर वेरिएबल, तो इंटीजर में ही आंसर आएगा डेफिनेटली। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ए प्लस बी कर देता हूँ। अब ए प्लस बी पहले होगा, ठीक है, बाद में जो रिजल्ट बनेगा वो ये परसेंटेज जो डी होगा ये प्रिंट करवा देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा, सॉरी, ये ब्रैकेट ठीक हो गया। अब इसको करते हैं कंपाइल और इसको करते हैं अब रन। तो देखो उन दोनों का आंसर 30 आ गया, एक में 10 था और दूसरे में वैल्यू आपकी 20 थी, तो इसका आंसर 30 आ गया। तो ए प्लस बी पहले हुआ, अब जो भी आंसर आया तो उसको इसने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। इस तरह आप माइनस भी कर सकते हो, जो भी मतलब एक्सप्रेशन का रिजल्ट यहाँ पे डाल सकते हो। और एक बात और है कि एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस क्या चीज़ होती है? एस्केप सीक्वेंस आपके जो आउटपुट का है उसको फॉर्मेट को बेहतर बनाती है। लाइक अब देखो मैं यहाँ पे ये वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल प्रिंट करवाता हूँ, दोनों वैल्यूज़, ठीक है, पर ए और बी की मैं वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, इनको ऐड नहीं करवाता, इन दोनों की वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ। तो इसको मैं करता हूँ कंपाइल और इसको मैं करता हूँ यहाँ से रन। तो देखो ए की 10 और बी की 20। ये देखो ए की लाइन पे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वैल्यू ए की है वो पहली लाइन पे आए और जो दूसरी मेरी वैल्यू यानी बी वेरिएबल की वो दूसरी लाइन पे आए, तो इसके लिए मैं स्कैप सीक्वेंस यूज़ करता हूँ। अब मेरे पास जो न्यू लाइन के लिए स्कैप सीक्वेंस है वो मेरे पास आ जाती है /n। आपकी स्कैप सीक्वेंस /n से स्टार्ट होती है, ये न्यू लाइन इंसर्ट करने के लिए। अब अगर आपने टैब डालना तो ये टैब के लिए, अगर आपने स्लैश डालनी है तो ये वाली जो आपके पास आएगी ये स्लैश के लिए, ठीक है। अब अगर आपने सिंगल कोटेशन डालनी है तो ये सिंगल कोटेशन के लिए, अगर आपके पास डबल कोटेशन डालनी है तो ये डबल कोटेशन के लिए, ठीक है। अब ये बात याद रखना कि ये जो डबल कोटेशन ये एक साइड पे है, अगर आप दूसरी साइड पे भी डालनी कोई वेरिएबल फॉर एग्जांपल ए है, उसमें अगर आपने उसको डबल कोटेशन में लाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको दूसरी साइड पे भी उसका लिखना पड़ेगा। अब ये जो ए है फिर डबल कोटेशन में आएगा, ठीक है। एक साइड से अगर करेंगे तो एक साइड पे ही आएगी, ठीक है। अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम न्यू लाइन वाली करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि न्यू लाइन इंसर्ट करके देखते हैं, यहाँ पे न्यू लाइन करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको करता हूँ कंपाइल और करते हैं इसको रन, तो देखो ए पहली लाइन पे और 20 दूसरी लाइन पे। अब इसके दरमियान में हम टी यानी टैब डाल के देखते हैं, टैब वक्फा डालने के लिए, ठीक है। तो इसको करते हैं अब रन और देखो उनमें स्पेस आ चुकी है काफ़ी, ठीक है। इस तरह अगर आपने सिंगल कोटेशन डालनी है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जो मेरी जो ए की वैल्यू है वो आए सिंगल कोटेशन में, तो आप यहाँ पे सिंगल कोटेशन डालने के लिए ये दबाएंगे स्लैश और यहाँ पे एक सिंगल कोटेशन, तो ये डबल आ गई, तो यहाँ पे फिर आप स्लैश दबा के सिंगल कोटेशन लाएंगे। अब देखना जो आपकी ए की वैल्यू है वो आपकी सिंगल कोटेशन में आएगी, ठीक है। अब ए की देखो वैल्यू जो 10 थी वो सिंगल कोटेशन में इनक्लोज हुई है, ठीक है। तो इस तरह ये जो आपकी स्कैप सीक्वेंस से आपके आउटपुट के फॉर्मेट को बेहतर बनाती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास अगर डबल कोटेशन डालनी है तो ये देखो डबल कोटेशन में आ जाएगी, ठीक है। अब इसको करते हैं फिर कंपाइल और रन, तो देखो वो डबल कोटेशन में वैल्यू 10 आ गई। अगर आप मतलब स्लैश डालना चाहते हो यानी वैल्यू से पहले कोई लाइन आए स्लैश आए, तो देखना अभी वैल्यू से पहले आपकी स्लैश आ जाएगी, ठीक है।
करते कंपाइल और करते रन, तो देखो स्लैश लाइन पहले आ चुकी है। ठीक है, इस तरह अगर आप चाहते हो कि कैरी एक वैल्यू आपकी होती है कैरीज रिटर्न की एस्केप सीक्वेंस है, वो है स्लैश आर। उसमें क्या होता है कि देखो सबसे पहले क्या होगा कि आपका ये जो इसको करते हैं यहाँ से अरेज, सबसे पहले देखो ए की वैल्यू प्रिंट होगी। अब यहाँ पे अगर मैं वो डालता हूँ कैरी रिटर्न की, तो ए की वैल्यू के ऊपर ही वो बी की वैल्यू प्रिंट करवा देगा। अभी इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्लैश आर डालता हूँ। ठीक है, अब इसी को मैं करता हूँ कंपाइल और इसको करते हैं रन। तो देखो पहले ए की वैल्यू प्रिंट हुई थी, लेकिन कैरी रिटर्न क्या हुआ कि कर्सर दोबारा फिर उस लाइन के स्टार्ट पे चला गया। ठीक है, तो उसके ऊपर उसने 20 डाल दिया, 20 प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब आपकी आगे जो आपका फंक्शन है वो स्कैनएफ यूज हो रहा है। ठीक है, तो स्कैनएफ को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह आप एक और बात बताना भूल गया कि एक ही लाइन पे आप मल्टीपल वैल्यूज भी प्रिंट करवा सकते हैं, जिस तरह मैंने ये करवाई हुई है। ठीक है, मल्टीपल डेटा टाइप्स वाले वेरिएबल की करवा सकते हैं। मैं फ्लोट ले लेता हूँ सी, उसको वैल्यू दे देता हूँ 40.534। ठीक है, अब एक करेक्टर टाइप वाली वेरिएबल ले लेता हूँ, उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ CH, वेरिएबल का नाम दे देता हूँ, और उसको वैल्यू मैं दे देता हूँ सिंगल कोटेशन डाल के वैल्यू उसको मैं दे देता हूँ, वैल्यू दे देता हूँ उसको P। ठीक है, अब ये प्रिंट करवानी है, तो यहाँ पे आपको उतने ही फॉर्मेट स्पेसिफाइड डालने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप इनके दरमियान देखो स्पेसिस नहीं छोड़ते तो प्रिंटिंग में भी स्पेसिस नहीं आएंगी। तो यहाँ पे अगर आप स्पेसिस छोड़ोगे तो प्रिंटिंग में भी स्पेसिस आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप %d अब लिखोगे। ठीक है, परसेंटेज क्योंकि मेरे पास पहला जो ए वेरिएबल वो भी इंटीजर टाइप का, उसके लिए मैंने %d फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ किया। दूसरा मेरे पास वो भी इंटीजर टाइप का, उसके लिए %d। तीसरा मेरे पास फ्लोट टाइप का, उसके लिए मैं %f यूज़ करूँगा। फिर मैं कोमा डाल के अब मेरे पास चौथा जो वेरिएबल है वो करैक्टर टाइप का, उसके लिए मेरे पास जो वेरिएबल है फॉर्मेट स्पेसिफायर %c है। तो उस यहाँ पे मुझे वो वेरिएबल भी लिखने पड़ेंगे जिनकी मैंने वैल्यूज प्रिंट करवानी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं C लिख दूंगा और कोमा डाल के यहाँ पे मैं मेरे पास जो वेरिएबल है एक और मैं बात याद रखिएगा कि आप एक डाटा टाइप के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ये रूल्स है। लेकिन मैंने दो डाटा टाइप के लिए एक ही वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो ये कंपाइलर एरर दे देगा, तो इसको मैं D कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू प्रिंट करवाने की जिम्मेदारी %d पर है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो ए की प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो बी की प्रिंट हो जाएगी, और यहाँ पे जो वैल्यू सी की होगी वो प्रिंट हो जाएगी, और यहाँ पे जो वैल्यू डी की होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अभी इसको कंपाइल करके देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको करते हैं रन। तो देखो पहले ए की वैल्यू प्रिंट हुई, फिर आपकी बी की, फिर ये सी की, और फिर डी में जो पी था वो प्रिंट होगी। ठीक है, तो यहाँ इस तरह ये printf फंक्शन काम करता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगले लेक्चर में हम स्कैन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।